चाइना का जो इस वक्त जो है ना चाइनीज़ वो कहते हैं कि ना बेबी स्टेप्स लेने हैं। चाइना बेसिकली ये चाह रहा है कि मैं अपने जो है ना इन्फ्लुएंस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से डॉलर को निकालूं। जैसे जिस तरह पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, जो सबसे जो बड़ी चाइना की जो विक्ट्री होगी वो होगी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट की, जो अभी है पैक, जो अभी तक है, जो अभी तो अभी तक तो है, लेकिन चाइना वांट्स इट टू बी पेट्रो युआन एग्रीमेंट। तो अगर एमबीएस अगर युआन पे ट्रेड करने की बात करते हैं तो ये तो बहुत बड़ा बगावत करेंगे, अमेरिका से बगावत करेंगे, लेकिन चाइना जो है वो इसके हालात पैदा करेगा। चाइना हालात कैसे पैदा कर सकता है? अभी चाइना इसके हालात पैदा इस तरीके से कर सकता है। चाइना के पास एक जो सबसे बड़ा जो हथियार है ना वो है चाइना के फॉरेन रिजर्व्स। रफली $3 ट्रिलियन के रिजर्व, मोस्ट ऑफ दोज रिजर्व आर इन डॉलर। फिर चाइना जो है वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा होल्डर है, बेयरर है। चाइना इस वक्त जो आपकी जो ग्लोबल मार्केट है ना वो मूव हो रही है टूवर्ड्स टेंजिबल कमोडिटीज़, ठीक है ना। इस वक्त जो इन नियर फ्यूचर एंड इन द फोर्सीबल फ्यूचर हमारी जो ग्लोबल मार्केट है ना उसको डिसाइड करेगी कमोडिटीज़। आपके मेटल्स हो गए, गोल्ड, फूड हो गया। देख रहा था कि रूस गोल्ड बड़ा कर रहा है कंपाउंड। रूस यार चाइना बहुत कर रहा है। चाइना ने और रूस ने तो 2018 से अपने जो है ना रिजर्व बिल्ड करने शुरू किए हैं। रशिया ने 14 से किए हैं। रशिया ने 14 से किए हैं। रशिया ने जो था एक पॉइंट पे रशिया के पास रफली $150 अरब के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स थे जो उसने उठाकर उनको नाम क्या बेच के उसने गोल्ड खरीद दिया था उनका। चाइना के पास इस वक्त तरीका ये है टू फोर्स डी डॉलराइजेशन है, इसके कमोडिटीज़ को ख़रीदना शुरू कर दे इन बल्क अमाउंट, जो कि इस वक्त चाइना कर भी रहा है। बल्क अमाउंट से मुराद ये है कि चाइना अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है ना उनको बेचना शुरू कर दे और उससे इन्वेंट्री बिल्ड करनी शुरू कर दे, ठीक है, कमोडिटीज़ की, जिसके अंदर आपकी अनाज भी हो गया, ऑयल भी हो गया, जिसके अंदर आपका ये एनर्जी रिसोर्सेज भी हो गए, मिनरल्स भी हो गए, इन सब की इन्वेंट्री बिल्ड करना शुरू कर दे। और कहते हैं ना कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ इन्वेंट्री बिल्डिंग के इवेंचुअली चाइना अपने फॉरेन रिजर्व से कश्तियाँ भी ख़रीद के ना उनमें कमोडिटीज़, यानी कहते हैं ना कि सप्लाई स्क्वीज़ कर दे कमोडिटीज़ की। सप्लाई स्क्वीज़ करके फिर उसके बाद जब शॉर्टेज का फीलिंग होगी दुनिया को तो फिर उसको युआन में सेल करना शुरू कर दे। दिस इज़ वन थिंग द चाइनीज आर ऑलरेडी थिंकिंग, यानी कि जितना डॉलर पड़ा उसको खर्च दो, जितना डॉलर पड़ा उसको खर्च दो। ये कमोडिटी सुपर नहीं, क्योंकि ना कमोडिटीज आर टेंजिबल, ठीक है। एक तो ना हमें गोल्ड की जो वजह है ना, गोल्ड, एक तोला गोल्ड की वैल्यू पाकिस्तान में भी वही है जो फ्रांस में होगी, दुनिया के किसी, ये इसे कहते हैं टेंजिबल, ये फ्लक्चुएट नहीं करती, इसकी प्राइस ना फ्लक्चुएट नहीं करेगी। कमोडिटीज़ भी इसी तरह ही होती हैं, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाएगी। यानी मैं अभी सिंपल सी बात आपको बता दूं, जो ऐसा प्राइस पाकिस्तान में गंदम की ना वही प्राइस यूके के अंदर है। अच्छा, मैं एक्सचेंज रेट भी कर दूँ अगर प्राइस सेम है। हाँ, पाकिस्तान में मुर्गी महंगी है यूके से आजकल, लैम्प भी महंगा, मटन भी महंगा है, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप एक्सचेंज रेट करेंगे ना इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। लेकिन यूके में जो चीज़ें महंगी हैं वो फिर आ गया आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है पाकिस्तान से। अगर एक्सचेंज रेट भी अगर इक्विवेलेंस भी करें, रेंट्स बहुत महंगे हैं इक्विवेलेंस के बावजूद, सर्विसेज महंगी हैं, लेकिन आपकी जो कमोडिटीज़ हैं दे आर रफली द सेम प्राइस। जो डॉलर के साथ लिंक है, डॉलर यानी जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आती हैं, यानी हाँ ग्लोबल ट्रेड के साथ जो आती हैं वो, तो ये इन्हें हम कहते हैं टेंजिबल कमोडिटीज़ के, इनकी प्राइस कहीं फ्लक्चुएट नहीं करेगी। लेकिन इसके लिए चीन के लिए क्या ज़रूरी है कि ये जाकर दुनिया को सेल करे इन युआन, तो उसके लिए चीन को मैसिव लेवल ऑफ इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये हम कह सकते हैं कि दिस विल बी समथिंग कि चीन है इसको एक्सेलरेट करेगा डी डॉलराइजेशन। और उसकी चीन पीछे पड़ गया है। और एक चीज़ हम भूल जाते हैं, रशिया, हम कहते हैं जी तेल और गैस ही बेचते रहते हैं। नो, रशिया इज़ वन ऑफ द टॉप सेलर इन कमोडिटीज़ एज वेल। एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, कोयला हो गया, या यू नेम इट, द रशियंस हैव इट। रशिया के बाद सबसे ज़्यादा गंदम उगती है, उस सर्दी के मौसम में गंदम ज़्यादा उगती है पाकिस्तान से ज़्यादा। मुझे इस सवाल का जवाब दें कि अमेरिका ने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि मैं जो रशिया पे सैंक्शंस लगा रहा हूँ वो बदमाश हाथी की तरह, मतलब वो हो गया था यार, कहते हैं ना, क्योंकि ये उसने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इसका एक रिएक्शन आएगा।
और ये लोग नई करेंसी की बात करेंगे। नहीं, नई करेंसी की बात अमेरिकन को पता है दैट दे विल डू इट, लेकिन वो फिर यही बात आ गई दैट क्या रास्ता इख्तियार करते हैं चाइना, ब्रिक्स, ये नेशन क्या रास्ता इख्तियार करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। क्योंकि अमेरिका के इस वक्त अपनी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के इस वक्त डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत पोलराइज्ड है। वो अपने मामलात में बहुत बिजी हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस होराइजन पे है। ठीक है, इस वक्त जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर कह रहे हैं हाँ आ जाएगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं होगा जो कि 2008 का था। इसका मतलब है इट्स गोइंग टू बी फार वर्स दैन 2008 इफ़ दे आर कंपेयरिंग अ क्राइसिस फ्रॉम 2008। इसका मतलब है कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी फार वर्स दैन 2008। और उसकी वजह से अमेरिका का प्रॉब्लम क्या होगा, अमेरिका को थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। फिर साथ में सऊदी अरब है। सऊदी अरब इज़ रियली रियली एंग्री विद अमेरिकन्स। ठीक है, जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बाइडेन ने किया, ठीक है, खशोगी के मामले में उनको पराया स्टेट कहा, ट्रंप ने कहा हम निकल जाएंगे, 2 हफ्ते की मार है बस, इस तरह की बातें। लेकिन चाइना ने जो एक काम किया ना कि ईरान और सऊदी अरब को के दरमियान वो देखिए डिप्लोमेटिक, चाइना उधर भी गेमें खेल रहा है, उधर भी डिप्लोमेटिक महाज पे गेमें खेल रहा है। चाइना बहुत अग्रेसिव हुआ है। चाइना को अग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पता प्रॉब्लम क्या है। चाइना अमेरिका की जो कामयाबी की जो रीज़न है ना, वो है अमेरिका की टू मच इन्वॉल्वमेंट इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और यही चाइना अमेरिका ने हमेशा से किया कि नई मामला हल हुआ कू कर दो। ठीक है, इजिप्ट के अंदर यानी कहीं भी मसला हुआ है तो भाई 2 मुल्कों में मसला चल रहा है, उन दोनों मुल्कों में कू कराकर अपने बंदे बिठाकर मामला हल करा दिया। ये चीज़ें अमेरिका करता रहा। अच्छा, चाइनीज़ ये काम नहीं करते। द रीज़न चाइनीज़ डोंट डू इट, के चीनी जो है ना मुझे चाइनीज़ की एक चीज़ बहुत पसंद है कि दे हैव अ मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। वो कहते हैं कि भैया हमें तुम्हारे निज़ाम की कोई परवाह नहीं है, तुमने बादशाहत करनी बादशाहत करो, आमरीत करनी आमरीत करो। अमेरिकन कहते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, ब्ला 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 बकवास। ठीक है, उस इंडिविजुअल राइट्स का नुकसान क्या हुआ है पाकिस्तान में? इस मुझे बताएं, आपके 2 बंदे हैं, नवाज शरीफ, ज़रदारी। आई आस्क यू क्वेश्चन, आपने इतना आप फॉलो करते हैं, इज़ द स्टेट मोर पावरफुल और इज़ इट नवाज शरीफ और ज़रदारी मोर पावरफुल? नवाज एंड ज़रदारी। और उसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है? आपने देख लिया है? हाँ देख लिया कि स्टेट किस तरह यरगमाल, फिर स्टेट किडनैप हो जाती है। हम यानी 23 करोड़ लोग किडनैप हो चुके हैं सिर्फ 2 वेरी पावरफुल इंडिविजुअल्स की वजह से। चाइना इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ है। हाँ। चाइना कहते हैं इंडिविजुअल पावरफुल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से बिलियनियर्स को वो उठा के बंद गायब कर देते हैं, फिर जब दुनिया चलाती है तो फिर नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये चीज़ है जो वेस्टर्न अमेरिका नहीं समझेगा। अमेरिका जो है इस वक्त टू मैनी पावरफुल इंडिविजुअल्स के हाथों किडनैप हो चुका हुआ है। अभी मैंने जिस को बताया था कि अमेरिका की जो एक गवर्नमेंट का मैंडेट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो अब शिफ्ट हो चुका हुआ है टुवर्ड्स द फेडरल रिजर्व सिस्टम, और फ्रॉम द फेडरल रिजर्व सिस्टम वो शिफ्ट हो चुका है टू द वॉल स्ट्रीट एंड सिलिकॉन वैली। यानी कि इलेक्टेड के पास नहीं रहा, इलेक्टेड से जाकर वो प्राइवेट सिटीजन्स के पास जा चुका है जो कि बेइंतहा अमीर हैं। यानी इस चीज़ को एक नई टर्म इस्तेमाल की गई, अमेरिका इज़ अ टेक्नो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम सोसाइटी, कि वो एक नई फ्यूडल क्लास ने जन्म ले लिया, टेक्नोक्रेटिक व्हिच इज टेक सेवी एंड, और उनके अंदर फिर एक वो भी है, कहते हैं ना कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, इसके अंदर मैं कहूँगा कि जिस तरह इसका एक प्रोडक्ट है, जिस तरह बिल गेट्स है। बिल गेट्स इज़ वन ऑफ दोज फ्यूडल्स। ठीक है, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यूडल्स, लेकिन ही इज़ द काइंड ऑफ अ फ्यूडल हु हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। वो उसकी अपनी फिलॉसफी है, ठीक है। देन यू हैव इलॉन मस्क, कंप्लीटली डिफरेंट, अपनी यूनिवर्स है। मार्क ज़करबर्ग की अपनी यूनिवर्स है। अच्छा, अब वो इट्स नॉट बैड, कि बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला क्या है कि उनकी इस थिंकिंग से और उनकी एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट देयर थिंकिंग की वजह से अमेरिका को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही। सही यूनिफॉर्म, और मतलब लॉ मेकर्स अगर कुछ
कानून करवाना चाहे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत इजीली इनके हाथों, ठीक है। और इनको अब वही बात हो रही थी कि ना HSBC के बारे में, वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रग ट्रैफिकिंग का केस था। अल चापो का तो आपको पता होगा, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, उसका $1.5 अरब जो था लॉन्डर किया हुआ था HSBC अमेरिका ने थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू ऑनलाइन, और पकड़े भी गए। एंड व्हाट हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। HSBC का लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ HSBC को जितने को उसने पैसे लॉन्डर किए थे उतने का फाइन कर दिया। और जब पूछा गया कि जर्नलिस्ट से कि भाई ये क्या, यानी क्यों किया है HSBC को फाइन, इनका लाइसेंस कैंसिल करो। उन्होंने कहा भाई लाइसेंस अब क्या कैंसिल करेंगे, HSBC इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट प्लेयर इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। HSBC इतने बड़े लेवल पे जो चीज़ें मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप यानी वो नहीं दे सकते, आपको सजा नहीं दे सकते, वो जो मर्जी करे, वो जो मर्जी करे। और वो कहते हैं कि हम क्या लड़ेंगे, यानी जो न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी था उसने अपनी बात साफ साफ उसने बोला, कहता है कि व्हाट विल आई डू, मेरे पास तो इतने लोग नहीं है, वो तो फ़ौज भेज देंगे वकीलों की, जिस तरह नवाज शरीफ के पास भी है वकीलों की फ़ौज, डॉक्टरों की फ़ौज भी है। तो कहता है कि दे विल सेंड, अब डॉक्टर भाई 14 डॉक्टरों ने किया था, 14 डॉक्टर थे 12 थे, ये 14 तो कहने की बात यह है कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन अमेरिका, के आपके जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, आपके प्राइवेट सिटीजन्स, दे बिकम टू पावरफुल, और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो एक तो सिमिलर नहीं है, लेकिन उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, जिसकी वजह से जो सरकार है वो कमज़ोर हो गई है। सरकार जो वो बेसिकली पुतला बन गई है अमेरिकन गवर्नमेंट जो है। लेकिन अब मैं HSBC पे बात करता, HSBC जो है ना सिंस 2011 चाइनीज़ ने HSBC को ना अपने पास लाना शुरू कर दिया है, और इन वेरी सून, बहुत जल्दी HSBC इज़ गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। HSBC $3 ट्रिलियन का ना उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है दुनिया, यानी $3 ट्रिलियन का वो प्लेयर है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर। What they are going to do is, the Chinese, they are going to use HSBC to make yuan one of the reserve currencies of the world. The secondary. Bank of England ने already yuan को third reserve currency declare कर दिया। I think this was before COVID, 2018 में कर दिया हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर दिया हुआ है। लेकिन अभी जो काम करना है ना चाइनीज़ ने, वो ये है कि HSBC को यूज़ करना है इन्होंने। और ये चीज़ मैं पढ़ रहा था कि HSBC का हेड ऑफिस बेशक लंदन में है, लेकिन 70 to 75% बिजनेस चाइना के इर्द गिर्द हो रहा है उनका, तो वो उन्होंने उधर से ऑक्यूपाई कर लिया HSBC को। और आप देखें चाइनीज़ प्रैग्मेटिज्म को, आप देखें कि ये वही बैंक है जिसने उन स्मगलर्स का पैसा डिपॉजिट किया था जिन स्मगलर्स ने अफीम बेची थी चीन के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, चलो अब हम, पहले अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया, अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अब हमारी बारी है। फिर दूसरा आपने एक चीज़ नोट की होगी, फ्रांस का प्रेसिडेंट चाइना पहुंचा है। अरे वो गया है, पाइन साढ़े मसले हल करो। अब वो मसला क्या है, चाइना के दरबार पे हाजिरी लगाई है, चाइना के दरबार पे हाजिरी इसलिए लगाई है कि डीडॉलराइजेशन होगी तो हमारा क्या फ्यूचर है आपके साथ। अच्छा, उसकी वजह क्या है, ये बताया गया है कि वो रशिया यूक्रेन जंग के लिए गया है। बात की होगी, डेफिनेटली बात की होगी, लेकिन आपको रिसेंटली आफ्टर 2008 चाइना ने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। हम लोगों को चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है अफ्रीका का, और अमरीकियों ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा भांप रहे हैं कि अफ्रीका चला गया हमारे हाथ से, यानी अफ्रीका। और अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपकी मेजर बैटरी की जो कमोडिटीज़ है ना, जिसमें कोबाल्ट आ जाता है, कोबाल्ट बहुत ज़रूरी मेटल है फॉर मेकिंग लिथियम आयन बैटरीज, उसके लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो हैं वो अफ्रीका के अंदर है। लिथियम भी है, ठीक है, सोडियम भी बहुत ज़्यादा, भी एक लिथियम के अलावा सोडियम को भी इस वक्त किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है टू मेक बैटरीज। लेकिन फ्रांस को ख़तरा क्या है, फ्रांस को ख़तरा उसकी जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ थी अफ्रीका के अंदर, वेस्ट साइड ऑफ द अफ्रीका, जो कि आज भी
कॉलोनियल फ्रैंक इस्तेमाल करती हैं CFA। और हाल ये है कि सिंस 1945 उन मुल्कों को अपनी करेंसी, अपने रुपया छापने की इजाज़त नहीं दी गई। यानी देखा जाए तो अंग्रेज़ फिर भी बेहतर थे इस मामले में कि हमें अपना रुपया तो छापने दिया उन्होंने। बाकी तो, बेशक ठीक है, लोकल वाइसराइज तो उन्होंने लगा दिए हैं, लेकिन रुपया तो मैं छापने दिया। लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं, लोकल पिट्ठू लगे हुए हैं जिनको अपने गोरे आका बड़े याद आते हैं, नकल करते रहते हैं। लेकिन मसला ये नकल शर्म आती नहीं, हमारी गलियों से निकलते हैं और वो उनकी नकल करनी है जाते हैं। और ये बात है कि कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। वो मुसीबत ये नकल हो रही है, अकल नहीं है। नकल करने का शौक है अकल के बगैर। तो वो फिर जो हुआ है वो हमारे सामने है। वो फिर कबाड़ा निकलना ही था। कबाड़ा निकल गया, कबाड़ा तो निकल गया मुल्क का। ये तो अभी मुल्क जिस तरह चल रहा है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो हम कभी बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जो 14 जो आपकी टेरिटरीज हैं फ्रांस की, कॉलोनीज, फॉर्मर कॉलोनीज अफ्रीका में, उसके अंदर चाइना की इकनॉमिक जो है ना माइट, यस बिल्कुल नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है। फ्रांस बहुत परेशान है क्योंकि फ्रांस कैन नॉट लूज़ दोज कॉलोनीज़, क्योंकि व्हाट यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि उसका फ्रेंच इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अभी फ्रेंच इकोनॉमी है वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो 14 फॉर्मर कॉलोनीज़ हैं जिसमें सेनेगल, मोरिटानिया वगैरह, माली वगैरह ये मुल्क हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क हैं ये मुल्क अपना 50% फॉरेन रिजर्व जो है ना वो डिपॉजिट करते हैं फ्रेंच सेंट्रल बैंक। आप अंदाज़ा लगाएं व्हाट विल हैपन इफ दे स्टॉप डूइंग दिस, व्हाट विल हैपन। फ्रांस का तो आधा गया। फ्रांस टॉप 10 में से आई थिंक इट्स द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। यस बिल्कुल। जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स है ना 26वीं 26th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। छठी से 26वीं, छठी से सीधी 26वीं। मतलब इन्फ्लुएंस खत्म हो गया ना दुनिया में, इन्फ्लुएंस खत्म हो गया दुनिया में। हाँ फ्रेंच कल्चर वगैरह रह गया। हाँ वो नहीं वो तो वो चीज़ें रह गई, सॉफ्ट पावर तो अलग चीज़ है, वो तो हार्ड पावर चली गई। वो तो थाईलैंड का भी है ना, वो तो बांग्लादेश का भी होगा, बांग्लादेश का, वो तो आपके श्रीलंका, वो मालदीव का भी बहुत है, मालदीव का भी बहुत है सॉफ्ट पावर, इतना सा है मालदीव। लेकिन मसला ये है कि वो जो फिर डिप्लोमेटिक पावर है, जो हार्ड पावर है, वो ख़त्म हो गई है। तो फ्रांस इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए, पस मंज़र तो रखेंगे, मद्देनज़र रखते हुए चीन के पास पहुंचा है कि जनाब हमारी द न्यू रियलिटी, काइंड ऑफ शेप द न्यू रियलिटी। यानी फ्रांस, क्योंकि अगर तो आप इतना बड़ा फॉल लेंगे ना, इतना बड़ा फॉल जो फ्रांस को मिल सकता है, पोटेंशियल फॉल, वो फॉल तो आएगा, लेकिन जो उससे सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट फ्रांस में आएगा। जो अभी आप देख लें, अभी उसकी झलकियाँ शुरू हो गई। अभी झलकियाँ आप देख लें, 2019 में येलो वेस्ट हुई, मुजाहिरे हुए, 4-5 साल से वहाँ पे एहतजाज। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इतना बड़ा पोटेंशियल यानी फाइनेंशियल कोलैप्स अगर हो गया फ्रांस के साथ, कि चाइना ने, क्योंकि चाइना ने अपने पर फैलाने हैं, तो चाइना ने उन इकोनॉमीज़ को अपनी तरफ ज़्यादा घसीटना है। चाइना ने कहना है कि भाई तुम डॉलर को मारो गोली, मेरे साथ युआन में ट्रेड करो। सूडान तो नहीं है ना फ्रांस की कॉलोनी? सूडान बरतानिया की थी। सूडान बरतानिया की थी। क्लाइंट यानी कॉलोनी नहीं थी, क्लाइंट स्टेट थी, यानी वाइसरॉय नहीं था सूडान के अंदर। तो जो क्वेश्चन फ्रांस लेकर गया कि सर अगर आपने शी जिनपिंग के पास कि सर अगर आपने उनके साथ युआन में ट्रेड शुरू कर दी तो हमारे साथ क्या होगा फिर? क्या होगा? तो दैट वाज देयर। यूक्रेन रशिया की वॉर, आई थिंक यूरोपियंस की ना बस हो गई है वो, क्योंकि अभी यार CIA की लीक्स आई हैं, पता लग गया कि भाई करप्शन, नेक्स्ट लेवल करप्शन हो रही है। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यूक्रेन इज़ नॉट फेमस फॉर द राइट रीजंस। जब 1992 के अंदर सोवियत यूनियन गिरा है, तो यूक्रेन वाहिद मुल्क था जिसमें से सबसे ज़्यादा असलहा स्मगल हुआ था। $32 अरब का उस दौर में असलहा स्मगल हुआ था, जो कि ये सारी की सारी आपकी गई हैं अफ्रीका में। जो आपकी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बोको हराम जैसी दहशतगर्द, यानी या दहशतगर्द तंजीमें भी अपने कह सकते हैं, या उन्हें कहते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर अफ़गानिस्तान में भी गया, पाकिस्तान में भी ये माल आया, यानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ये गया सारा सारा असलहा। साउथ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गया ये असलहा, एंड नाउ इट्स हैपनिंग अगेन। ठीक है कि
वो वेपन्स भेजी जा रहे हैं, लेकिन टर्न्स आउट के वो उधर से जो इंडिविजुअल्स हैं वेरी पावरफुल यूक्रेनियन इंडिविजुअल्स वो बेच रहे हैं। तो इवेंचुअली अब जो होने वाला है ना इन फ्यूचर, एक बड़ा स्लो डिमाइज होगा अमेरिका का। स्लो डिमाइज इसलिए होगा क्योंकि जो अमेरिका ने काम किया ना अपनी करेंसी प्रिंटिंग का, जिसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया ने फेस किया है। जब दुनिया अपने आप को शील्ड करेगी, क्योंकि दुनिया ने इवेंचुअली अपने आप को शील्ड करना है। हाँ, एक होता है ना डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म आपने लगाना है। तो ये एग्जैक्टली सेम थिंग था जो रोमन एम्पायर के साथ हुआ था। रोमन एम्पायर को भी डेकेड्स लगे थे। रोमन एम्पायर का भी जो डाउनफॉल का जो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था वो था इकोनॉमिक कोलैप्स था। इकोनॉमिक कोलैप्स यही था कि आपने जंगें रोमन एम्पायर ने बहुत ज़्यादा लड़नी शुरू कर दी थी। प्रॉब्लम उसका क्या हुआ था रोमन एम्पायर का कि इट वाज द रोमन एम्पायर दैट बेसिकली इन्वेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी मफ्तूहा इलाके हुआ करते थे, फतह किए जाते थे इलाके, वो फ़ौजियों को लैंड अलॉटमेंट होती थी। ठीक है ना, जैसा पाकिस्तान में भी होती है, इलाके फतह नहीं होते लेकिन लैंड अलॉटमेंट हो जाती है। वहाँ पर फतह इलाकों पे फ़ौजियों को लैंड। व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज दे केप्ट ऑन फाइटिंग वॉर्स बट दे वर कॉन्करिंग मोर लैंड। बट आपने फ़ौजियों को अब तनख्वाहें पे करनी है। अगर आप ज़मीन नहीं दे सकते तो कुछ तो देना ना आपने। उन्होंने क्या किया कि दे डिड, उसे हम लोग कहते हैं कॉइन डिबेसमेंट, जिस तरह हम कहते हैं ना करेंसी डिवेल्यूएशन, उसे कहते हैं कॉइन डिबेसमेंट। उस कॉइन डिबेसमेंट की वजह से इट टुक रफली 70 years फॉर द रोमन एम्पायर टू इवेंचुअली कोलैप्स, डिसिपेट इन द वेस्टर्न साइड ऑफ द रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, हाँ, वो तुर्की वाली साइड पे वो इंटैक्ट रही। वेस्टर्न वाली साइड पे वो कोलैप्स हो गई। लेकिन दैट वाज द ओल्ड टाइम्स के जहाँ पे कहते हैं ना कि वक्त बहुत तेज़ नहीं था, वक्त बहुत ही स्लो था। अब वक्त बहुत तेज़ी से बदलता है। ऐसे ही है, तो अब तेज़ी से बदलता है। अब तेज़ी से वो जो काम दहाइयों में होते थे अब सालों में होते हैं। ठीक है, तो अब आप ये अब इवेंचुअली जो है अमेरिका के जो पर फैले हुए थे, जो इसका जो मुझे जो एक बहुत ज़्यादा जो एक खदशा है ना कि अमेरिका अपनी फुल मिलिट्री माइट को यूज़ ना कर ले, यानी डेस्परेट मेजर्स पे ना आ जाए। 35,000 सोल्जर्स इन जर्मनी उधर चने खाने नहीं बैठे हुए। पाकिस्तान में जो मतलब मौजूदा हालात हम देख रहे हैं, तबाही मची हुई है। हाँ जी, इधर भी तो खींचातानी ग्लोबल पॉलिटिक्स के ही एंगल से हो रही है ना। वो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि अमेरिका जो है ना वो अब आपको पाकिस्तान इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग या एक इक्वेशन में हम भी एक है ना, एक एलिमेंट। यार हम ना एक छोटा सा एक वेरिएबल हम हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर इस तरफ हो गए चाइना की तरफ, तो मेरा ख्याल है एशिया पूरा रीजन हाथ से निकल गया, तो उसको रखना भी ज़रूरी है। मुझे ये लगता है इस वक्त आई थिंक अमेरिकियों के लिए ना पाकिस्तान से ज़्यादा ज़रूरी सऊदी अरब है। इधर सऊदी अरब बहुत पाकिस्तान भी इसलिए ज़रूरी है ना कि अफगानिस्तान साथ लगता है ना। अफगानिस्तान में वापस आना है उन्होंने, वो अब चाइना वगैरह को काउंटर करने के लिए वापस भी तो आना है ना। अच्छा, उसके अंदर जो मुझे लग रहा है ना, वापस ना आए तो कम से कम वापस नज़र किसी ना किसी फॉर्म में नज़र आएंगे, के थ्रू आना है या किसी के थ्रू करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम पता क्या है अमेरिका के लिए, अब वही बात आ गई कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज थोड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया बैलूनिंग डेट है, बर्जनिंग डेफिसिट है। यानी आप कह रहे हैं कि वो प्रायोरिटाइज करेगा। अब उसने प्रायोरिटाइज करना है, उसने कहना है ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट टूट गया तो वो तो अमेरिका पे एक टाइप की ना वो गिर जाएगा, वो कहते हैं ना सहाबे साकिब गिर जाएगा अमेरिका पे। सहाबे साकिब, हाँ। वो और जहाँ तक मोहम्मद बिन सलमान आई कैन एंटिसिपेट, वो ये मूव शायद ले भी सकता है या वो ये कर सकता है कि कहे कि अच्छा नहीं, हम अग्रीमेंट तोड़ते नहीं है, हम इसको लिमिट कर देते हैं कि अच्छा अब हम सिर्फ ऑयल जो है ना वो डॉलर में नहीं सेल करेंगे, हम इतना % ऑयल डॉलर में सेल करेंगे। कुछ कैप लगा दें। थिंग्स दे कैन डू, इस तरह की चीज़ें जो कर सकते हैं। साथ में गल्फ़ कंट्रीज़ मोस्ट लाइकली साथ भी देंगे सऊदी अरब का। जो मुल्क साथ नहीं देगा वो है मोस्ट लाइकली इजिप्ट। इजिप्ट इज़ फर्मली इन द वेस्टर्न कैंप। पिट्ठू है, पूरा पिट्ठू है। दूसरा अब जो इम्पोर्टेंट मुल्क आ जाता है
वो आ जाता है। अब जिस तरह यूक्रेन है, यूक्रेन की जंग को अलाइव रखना ऑन मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अमेरिका, कि रशिया को विलिफाई करना है, रशिया को ईवल शो करना है, क्योंकि यूरोपियंस आर गेटिंग टायर्ड एंड रशिया को वीक भी करना है ना, रशिया को वीक भी करना है, लेकिन चाइनीज आर नॉट बाइंग इट। इस वक्त रशिया का ह्यूज ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ। इस वक्त सऊदी अरब जो है वो रशियन ऑयल ख़रीद के यूरोपियंस को बेच रहा है। यही काम इंडिया का रहा है, रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है, रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है। इनडायरेक्ट वेज हैं। और इसके अंदर अब ये अमेरिका के लिए बिग चैलेंज होते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो काइंड ऑफ आ गया कि अच्छा यार एनुसियापे ने भी देखना है, यानी दिस इज मेरा यहाँ पे शायद थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होगा आपसे। पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट नज़रों में, इसलिए जो लड़ाई हमें, मैं यही कहता हूँ लोगों को कि यहाँ पे जो 2 कैंप्स बने हैं ना आपके सिस्टम के अंदर, वो एक प्रो करप्ट है और एक कुछ और है, यानी कि यानी एक प्रो अमेरिकन है, एक जो है वो प्रो वेस्ट है एंड प्रो प्रो ईस्ट है, एक प्रो रीजन है। हाँ जी, तो ये खींचातानी वही हो रही है पाकिस्तान। ये खींचातानी जिहाद एक चीज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। अमेरिका कब से पाकिस्तान में आया हुआ है? 1953 से। 1953 से कनेक्शन है। इतना आपने अपने सारे वर्दी वाले जो हैं वो आपके ट्रेन होते हैं अमेरिका से। ठीक है, आपका कोई भी आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके उनके बच्चे जो हैं वो सारे अमेरिका में बैठे हैं। आपकी स्टेटस को के सारे बच्चे बाहर, सारे लोग, जायदादें उनके बाहर। हाँ जी, जायदादें उनकी बाहर बैठी हैं। अमेरिका से उन्हें इस पर डायरेक्शन कोई नहीं आ रही। बट देखना 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 22 करोड़ पॉपुलेशन है, 5वीं बड़ी पॉपुलेशन यूथ है, देयर इज अ पोटेंशियल, मैसिव पोटेंशियल। वो पोटेंशियल एक अलग चीज़ है। मैं जियोपॉलिटिकल, मैं वही कह रहा हूँ, ये जियोपॉलिटिक्स की क्वेश्चन में भी तो आता है ना, कि जब वो देखते हैं कि यार दिस कंट्री इज इम्पोर्टेंट, इसको हमने अपने यार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्रूस राइडल ने कितनी खुलेआम उसने बात भी कर दी कि वी ब्राइब द पाकिस्तानी आर्मी। उसने कहा था ना ये बात, क्यों कहा था? वो कहता है कि हमने काम भी तो करवाना है ना। जो मुझे लग रहा है वो ब्राइब नहीं आ रही। अच्छा, ब्राइब नहीं आ रही तो इसका मतलब है डायरेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, हाँ ये ज़रूर बोला है इमरान खान को साइड पे करो, एलिमिनेट करो या साइड पे करो। क्यों? क्योंकि अमेरिका को सूट नहीं करता अ वेरी पॉपुलर एंड ठीक है, उसकी इंक्लिनेशन रीजन की तरफ है। ही इज मोर, यानी वो यही ना कि ही इज मोर रीजनल इन इट्स अप्रोच। प्रो रीजन है। रशिया के पास जाता है, चाइना के पास जाता है, अफगानिस्तान में अमेरिका को कहता है बेस नहीं देनी, ईरान से दोस्ती करनी है, ईरान से दोस्ती। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी देखता हूँ, यहाँ पे ऐसे हॉकिश एलिमेंट्स बैठे हैं कुछ पिट्ठू हमारे यहाँ पे, जो ईरान को गालियाँ देते रहते हैं सारा दिन, के बस हमारी बिगड़ी रहे। और मुझे पता है वो किसके एजेंट्स हैं, वो पता लग रहा होता है, यानी वो किसी एजेंडे के बगैर नहीं कह रहे होते। एक बड़ा सिंपली बताऊँ, ईरान इज अ मैसिवली मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। हमने तो अमेरिका के कहने पर से बिगाड़ी है हमेशा। हमने हमेशा तो बिगाड़ के रखी है ईरान के साथ, विदाउट एनी रीजन। आपका जो इस वक्त गैस का जो इशू चल रहा है ना, वो इसीलिए चल रहा है कि आपने ईरान के साथ अपना एग्रीमेंट्स ही नहीं किए। और भाई आपने अगर गैस ही खरीदनी है, आप UAE के थ्रू खरीद लो। आप इतने दूध के धुले हो, अमेरिका के वो होना ताबेदार हो कि आपने गैस ही नहीं खरीदनी नहीं है यार। ताबेदारी इंडिया, आपने रूस से तेल नहीं खरीदा, इतनी ताबेदारी है। यानी मैं वो सऊदी अरब जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट करके बैठा है और रशियन ऑयल बेच रहा है खरीद के, यार इतनी ताबेदारी। मैं तो वही कहता ना कि फिर कोई तो है जिसको उम्मीदें हैं अमेरिका। इवन इंडिया ईरानियन गैस खरीद है वाया UAE, और UAE के ऊपर क्यों लगी हुई है इस वक्त फाटफ की तलवार? वो इसीलिए लगी है ना, एक तो यार, दूसरा वेनेजुएला के भी ऑयल की जो सेटलमेंट्स थी वो दुबई में हो रही थी। और इतना यार आप अपने बारे में सोचते हो, इतनी ताबेदारी नहीं अच्छी होती 7 समुंदर पार लोगों की। दैट्स द प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर, कि जो आपके PDM वाले हैं ना, ये हमेशा 7 समुंदर पार से डायरेक्शन लेते हैं। तो यानी कि वो उनको अब इसका पाकिस्तान डायरेक्शन आ रही है? डायरेक्शन नहीं आ रही, वो बस देख रहे हैं उनकी तरफ। वो डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि वो ज़ुबानी कलामी कुछ नहीं, वो बस हाथ हिल रहे हैं अमरीकियों के। अच्छा, कर लो। तो वो बस उसी को रीड करके ना कर लो कि शायद हमने ये करना है। वो दे आर बेसिकली नॉट गेटिंग अ डायरेक्शन फ्रॉम अमेरिका।
वो क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह यही है कि अमेरिकन्स का, मैंने वही बात बताई थी कि अमेरिकन्स ओपनली कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, वेरी सॉरी टू से, नॉट सॉरी टू से एक्चुअली, पाकिस्तानी मिलिट्री पे अमेरिकन्स का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जब ब्रूस राइडर ने बात कर दी है वो 100%, यानी उसने अपनी तरफ से एक सच्चाई है जो कि उसने इन प्लेन वर्ड्स कह दी है, और उसके बावजूद अमेरिकन्स का हमेशा से यही क्वेश्चन है कि दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी क्यों नहीं है, जो मैंने आपको BCCI का सुनाया, या उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर से वो जो ट्रस्ट लेवल है ना वो काफ़ी नीचे गिर चुका हुआ है। दूसरा, जो पाकिस्तान का जो पिछले 53 से लेकर ऑनवर्ड्स जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रहा है, जिसके अंदर हमने बिल्कुल भी, जो एक अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को हमने एक एशिया का टाइगर बनाना है, वो टाइगर की जगह बिल्ला भी नहीं बन सका। तो अमेरिकन्स को वो कहते हैं ना कि यार, इवन मैं भी हूँगा ना, मैं भी अगर किसी बंदे को पैसे देता जाऊँगा ना, वो बंदा कहेगा कि सर आप मुझे पैसे दे दें, मैं लड़े बड़े लगा दूंगा, तबाही फेर दूंगा, वो वाकई में तबाही फेर देता पैसे की, वो पैसा उड़ जाता, गायब हो जाता है। दिस इज़ द सेम थिंग द अमेरिकन साहब, कि यार इतना पैसा लगाने के बाद व्हाट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट कुछ नहीं मिला उन्हें। यही बात अब उन्होंने पैसा लगाया, जिस तरह यूरोप पे पैसा लगाया, यूरोप बन गया। ठीक है, सिंगापुर इज़ अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। बिल्कुल, सिंगापुर को देख लें, जापान को देख लें, यार वियतनाम को देख लो, यार $300 बिलियन का ट्रेड है यार उस मुल्क का। रिजवान साहब, मैंने अपनी वीडियो में सवाल किया था आज कि कितने साल लगेंगे डी-डॉलराइजेशन को, 10, 20 या 50 साल, आपके ख्याल में कितना अर्सा लगेगा कि एक ऑल्टरनेटिव होगा हमारे पास डॉलर की अगेंस्ट? ऑब्वियसली डॉलर इतनी जल्दी तो नहीं कहीं जा रहा, बट ये है कि एक आपके पास एक दूसरी ऑप्शन जिसकी वेटेज होगी, एक कंसिडरेबल वेटेज होगी डॉलर के मुकाबले में, कितने सालों तक हमारे पास वो दूसरी ऑप्शन उसका मैं एक देखता हूँ कि जिस तरह फॉर चाइना के रिलेटिवली देख लेते हैं। चाइना के लिए इस वक्त एट प्रेजेंट उनका जो ये कहते हैं ना एरा, वो है सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन, दी एरा ऑफ रेवोल्यूशन, 2049 में ख़त्म होनी है। 2049 जो सेंचुरी ऑफ एरा ऑफ रेवोल्यूशन है ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है चाइना जो है वो वापस द मोस्ट रिचेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड बनाना चाहिए। सुपर पावर बनेगा ना उनका सुपर पावर, यार एक सुपर पावर की मिलिट्री माइट के ध्यान से नहीं चाइनीज सोचते। यार चाइनीज जो है ना, एक बहुत ही गलत परसेप्शन है कि चाइनीज जो है ना, दे हैव एन इंपीरियल माइंडसेट, दे हैव एन एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट। चीन की आप तारीख सुन लें, पढ़ लें, चाइना ने कभी भी एक्सपेंशनिस्ट माइंडसेट नहीं रखा, यानी उस पर हमले होते रहे हैं लेकिन उसने जाकर कभी कब्जे नहीं किए, पूरे सेंट्रल एशिया पे कब्जा नहीं कर दिया उसने। इधर हिंदुस्तान वो ट्रेड करता है, वो ट्रेड करता रहा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट यानी इन अ वेरी रफ प्रोजेक्शन 800 साल तक दुनिया का अमीर तरीन इलाका रहा है वो। 35% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ वॉज इन चाइना, इन टेंजिबल गोल्ड एंड सिल्वर। दैट इज़ द पोजिशन चाइना वॉन्ट्स अगेन, के रिचेस्ट, बीइंग द रिचेस्ट। बट दिस टाइम द चाइनीज आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू बी, अब हम भोलापन नहीं दिखाएंगे जो हमने पहले 19वीं सदी में दिखाया था। दे आर सेइंग कि वी आर प्रोएक्टिव। सेकेंडली द चाइनीज तो 2049 को अगर देखा जाए, आई थिंक बिफोर 2035 जो है ना, वी विल सी के डॉलर जो है ना वो काफ़ी नीचे आएगा 2035 तक। दूसरी ऑप्शन होगी, ये नहीं होगा कि अब मल्टीपोलर दुनिया बनने जा रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगी, ठीक है। द पावर सेंटर्स विल बी मल्टीपल होंगे, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील। और जहाँ तक अगर देखा जाए, चाइना ये कभी भी नहीं करेगा कि इंडिया को अपनी अम्ब्रेला के अंडर करने की कोशिश करे, ठीक है। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं देता हूँ कि 1962 में जब चाइना ने कब्जा कर लिया था इंडिया की टेरिटरी पर, तो बाद में छोड़ दी थी उन्होंने अक्साई चिन जो इंडिया का थोड़ा सा रीजन छोड़ दिया था, जस्ट टू शो देम कि हम कब्जा नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उन्होंने बना दी थी और ये इंडिया को पावर करवाया था कि तुम ना अपनी डायरेक्शन सात समुद्र पार लेनी बंद करो, हम नेबर्स हैं,
तो ना तमीज़ के साथ रहना चाहिए। वो 2020 में भी यही लेसन 2020 में भी ये लेसन दिया है कि तुम जरा क्वाड कूड ना करो, इधर हमारे साथ रहना है। यानी वो कहते हैं ना कि वी कांट चेंज आवर नेबर्स, तो अपने हमसायों के साथ रहना है, हमसायों के साथ बनाओ कि ना कि 7,000 मील जो दूर बैठी है उसके पिट्ठू बनो आप। नाउ पाकिस्तान इज डूइंग द सेम ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ना अनफॉर्चुनेटली कोई यार वो फिर आ जाती है कि आपके पास ऑर्गेनिक लीडरशिप कोई नहीं है, ठीक है ना। चाइना की ऑर्गेनिक लीडरशिप है, चाइना की जो इस पर लीडरशिप बैठी हुई है वो है सारी की सारी चाइनीज एजुकेटेड, ठीक है। तो दे आर ऑर्गेनिक लीडरशिप ऑफ चाइना। तो आई थिंक 2035 इज इम्पोर्टेड लीडरशिप नहीं है